दोस्तों 11 दिन के बाद आज सस्पेंस खत्म हो गया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। दोस्तों 23 तारीख को रिजल्ट आया। उसके बाद से जिस तरह से खींचतान जो मीडिया में दिखाई दे रहा था, चल रहा था, उसके बाद से ये क्यूरियोसिटी बन गई थी कि आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा कौन। लेकिन आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। जो आपको पता है कि बीजेपी के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है निर्मला सीतारमण और जो रूपानी साहब है, ये लोग मुंबई आए और यहाँ पे विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कि आप चंद्रकांत पाटिल ने उनके नाम का आगे रखा, प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने समर्थन किया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे, ये साफ हो गया। अब मैं एक और चीज बता दूं कि आज जब चुनाव नहीं हुआ था महाराष्ट्र का, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि महाराष्ट्र में महायुति क्यों जीत सकती है और देवेंद्र फडणवीस यहाँ महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। ये आप लिंक दे रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं और ये थंबनेल भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतने दिनों के बाद इस जो महाराष्ट्र के सीएम जब देवेंद्र फडणवीस बने, तो इसमें किसकी जीत है। आखिर देवेंद्र फडणवीस ही क्यों सीएम के लिए बीजेपी ने इनको आगे रखा ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आदमी की जो पहचान होती है या बोल सकते कद से ऊपर उठा देती है। वो बातें उसके अगर व्यक्तित्व को अगर तुलना करना है तो उसके पास्ट के हिस्ट्री को जरूर देखना पड़ता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी क्यों सोच रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है। ये कारण का चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सब्र, पेशेंस, धैर्य एक ऐसा चीज होता है जो आपको संतोष देता है और आपको नियमित करके चलने को सिखाता है। और कई बार परिणाम आने में देरी होती है, लेकिन होता क्या है कि उस समय तक जो आप परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो चीजें झेलते हैं अपने जीवन में, वो आपके लिए एक ऐसा इतिहास बना कर जाता है कि बाद में लोग उसको दिखाते हैं और हर लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं कि देखो ऐसा देवेंद्र फडणवीस हुए कैसे। दोस्तों आपको पता होगा कि जब 2019 में चुनाव हुआ, जो बीजेपी का गठबंधन था शिवसेना के साथ, जो कि पुराना शिवसेना है, उन लोगों ने पूरे के पूरे सीट जीते, जिसमें 105 बीजेपी जीती और मेरे ख्याल से 55 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीता था। लेकिन उद्धव ठाकरे महागाड़ी में शामिल होकर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एक महागाड़ी के साथ गठबंधन करके और सीएम बने महाराष्ट्र के, और कांग्रेस और एनसीपी ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन 2.5 साल में सरकार गिर जाती है। शिंदे साहब जो शिवसेना का जो बोल सकते हैं जो ओरिजिनल शिवसेना था उसमें टूट होती है, दरार होती है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना अलग हो जाता है, शिंदे साहब का शिवसेना अलग हो जाता है और वो हट के बीजेपी के साथ आते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति 5 साल महाराष्ट्र जैसे स्टेट का सीएम रहा, जब यहाँ पे दूसरी सरकार बनी शिंदे साहब के नेतृत्व में, तो सोचिए पहले वो तैयार नहीं हुए डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन जब उनको बोला गया तो डिप्टी सीएम बनना स्वीकार किया। अब आप सोचिए इस बात को कि जो व्यक्ति 105 सीट लेके भी डिप्टी सीएम बन गया, कि उसका मतलब आज के टाइम में ये चीज बोलना बहुत जरूरी है कि इससे सारे पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए। और कई मामलों में बीजेपी इन सब में बहुत आगे है, क्योंकि आप ये देखिए कि आप कई एग्जांपल दूसरे स्टेट का दे सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो स्टेट है कर्नाटका में, वहां भी सिर फुटा हुआ था कि कौन सीएम बनेगा, सीतारामैया बनेंगे, डीके शिव कुमार बनेंगे, लेकिन जो कांग्रेस आला कमान ने बोला वही हुआ। वही राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, अलग इन द सेंस है कि जब डिप्टी सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को, तो देवेंद्र फडणवीस पहले 5 साल पूरी तरह से सीएम रह चुके थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उसके बावजूद की बोल सकते पार्टी की अनुशासन जो होते हैं ना, उसकी वजह से उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है
कि मुझे लग रहा है कि आज की राजनीति में शुचिता का कोई बात करना है, देवेंद्र फडणवीस ने सरकार कैसे चलाई, उनके सरकारी कार्यकाल में, जब वो उनके शासनकाल में कैसे सरकार चला या क्या क्या काम किए, उस पर डिबेट हो सकता है। उन्होंने कई अनैतिक कार्य भी किए, उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं या बहस कर सकते हैं कि उन्होंने एनसीपी तोड़ा, शिवसेना तोड़ा, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे उनके विरोधी हो, कांग्रेस हो, शरद पवार के एनसीपी हो या शिवसेना के उद्धव ठाकरे का भी, कि व्यक्ति ने 105 सीट रहते हुए भी डिप्टी सीएम के पद पर 2.5 साल बिना दुखी हुए और नाराज हुए कार्य किया। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि आप शिंदे साहब को देखिए, जो कि मीडिया में चल रहा है कि वो केवल 2.5 साल सीएम थे और देवेंद्र फडणवीस 5 साल सीएम हुए और उन्होंने उसके बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया और इनकार किया। और एक बार भी इसमें आपको ये नहीं लगा होगा कि वो कभी कहीं नाराज थे। शुरू में लगा कि वो नहीं बनना चाहते, लेकिन बाद में जब ऊपर से आया कि नहीं, आपको काम करना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके साथ मिलकर कार्य करना है, उन्होंने वही किया। लेकिन देखिए, यही एकनाथ शिंदे हैं, 2.5 साल में काम किए, उनके कार्य क्या किए क्या नहीं किए, यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आदमी में जो ईगो होता है, या बोल सकते हैं कि जो जिस तरह से एक बोलते हैं कि अनुशासन में कार्य करते हैं, वो एकनाथ शिंदे कहीं भी देवेंद्र फडणवीस के सामने खड़े नहीं होते। अब मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से ही बोल रहा हूं कि वो नाराज थे, कभी होम मिनिस्टर चाहिए, कभी वो सीएम बनना चाहते थे। उनके लोग ये भले वो ना बोले हो, जो कि मैं पहले बोलता आया हूं कि ठीक है, उनके प्रवक्ता लोग बोलते रहे तो अलग बात है, लेकिन एकनाथ शिंदे कभी निकल के नहीं बोले कि वो नाराजगी नहीं दिखाए। नाराजगी मीडिया में चल रही थी कि वो नाराज है, कई बैठकें जो होने वाली थी वो कैंसिल हुई, तो यही दर्शा रहा था कि वो काफी नाराज हैं और वो सीएम बनना चाहते हैं, बाद में होम मिनिस्ट्री चाहते थे। तो आप सोचिए कि उस समय अगर 5 साल का मुख्यमंत्री होने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक पार्टी के अनुशासित सिपाही के की तरह उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करके कार्य किया, तो एकनाथ शिंदे उनके सामने क्या मतलब छोटे नजर नहीं आते? अनुशासन के हिसाब से देखिए कि अगर एकनाथ शिंदे इस तरह से, जिस तरह से नाराजगी उन्होंने जाहिर किया, जो बताया जा रहा है मीडिया में, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उनको स्वीकार करना पड़े कि नहीं, चलिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुझे कार्य करना है, लेकिन जो डेंट होना था इमेज में हो गया। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही मान लिए होते कि चलो भाई 2.5 साल तो मैं सीएम रहा हूं, अब चूंकि इनका 135 तक सीट आ गया बीजेपी का, उनका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, तो हक बनता है, जैसा अजीत पवार ने बोला कि उन्हीं का हक है सीएम बनने का, तो उस समय उनकी एक इमेज अलग होती। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, ये वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दा था, या ये जो जो बोल सकते हैं कि ये वाकया था, यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे हैं वो पीछे रह गए। वो चाहते तो बहुत ग्रेसफुली इसको एक और अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बना सकते थे, उनके पास मौका था कि चलो भाई मैं आपको मौका देता हूं। देखिए, बनना तो तय था कि देवेंद्र फडणवीस को बनना है, क्योंकि बीजेपी अब नहीं चाहती कि वो फुल फ्लेज, आज 135 उनके पास विधायक हैं, और 135 अगर विधायक लेके भी अगर कोई सीएम ना बने तो उसके लिए फिर मतलब आप क्या ही बोल सकते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। अभी शाम को फिर महायुति की बैठक होगी और कल 5 बजे शाम को, ये जो मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो खबर है कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो कि प्रचलन रहा है, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, और ये मुझे लग रहा है 25 से 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि गैर कांग्रेसी कोई लीडर 5 साल अपना सरकार मतलब मुख्यमंत्री में पूरा करने के बाद दूसरी बार फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री बनेगा, तो वह देवेंद्र फडणवीस होंगे। उनको मैं मानता हूं कि अपने पहले टर्म में, जब वो पहले टर्म में काफी, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, और उन्होंने काफी विकास के कार्य करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम किया, वो विजनरी माना जाता है कि आप जाएंगे कोस्टल रोड से लेकर, जिस तरह बोरीवली से आप अगर थाने जाते हैं तो आपको एक ही सड़क जाएगी घोड़बंदर होके, तो
आम पब्लिक को डेली एक मतलब बोल सकते हैं कि ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। तो चूँकि बीच में सरकार चेंज हो गया तो रुक गया, नहीं तो बोरीवली से टनल जो रोड जो थाने में निकल रही थी वो प्रोजेक्ट है, कोस्टल रोड हो गया या मेट्रो प्रोजेक्ट, ये सब उनका देन है, देवेंद्र फडणवीस का। अटल सेतु वो बाद में उसको कई लोगों ने आगे बढ़ाया। जैसे मैं कभी भी मानिए जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि मेट्रो का पूरा जो नींव है वो मदनलाल खुराना का देन है। लेकिन उसको आगे बढ़ाया शीला दीक्षित ने, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग तेजी से आगे बढ़ाते हैं, कई लोग, शीला दीक्षित ने बहुत तेजी से आगे काम किया उसके ऊपर, लेकिन इसी काम को देवेंद्र फडणवीस के बाद जो महागाड़ी की सरकार आई बहुत स्लो काम हुआ और मैं सामने देखा है। मतलब जो एक एक पिलर जो लगाते हैं उसको लगाने में मतलब 6-6 महीना लग गए, वैसे ही के वैसे ही खड़ा है। और कई तो मेरे को मतलब वहाँ के जो ज्यादा ट्रैफिक वाले इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे जे कुमार का वो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपको ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ट्रेनी व्यक्ति भी रखना पड़ता है जो पब्लिक रहता है कि जो ट्रैफिक को सपोर्ट करे, ट्रैफिक पुलिस को। तो मुझे ऐसे लोगों से बातचीत था तो उन्होंने बोला कि बार बार हमेशा कोई ना कोई जो एजेंसीज होती हैं चेंज होती थी, और उसके वजह आप जानते हैं जिसको जिससे लिंक होता है तो एजेंसी को चेंज करता है, उसके के पीछे क्या राजा है बताने वाली बात नहीं, ये मेरे सामने की बात है। तो इसलिए ये काम प्रोजेक्ट बहुत स्लो हो गया। आशा करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस आएंगे, काफी काम करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कल कौन कौन मुख्यमंत्री बनता है, सॉरी, कौन कौन मंत्री इसमें शपथ लेता है, या दो ही लोग, तीन ही लोग, देवेंद्र फडणवीस का दो डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।